हेलो, वेलकम टू सीज एजुकेशन। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले जब टाइम क्या पढ़ा था कि दो चर के रैखिक समीकरणों में ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि इस बार सीजी बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। वैसे आज हम लोग जानने वाले हैं कि एक चर का द्विघात समीकरण से कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो इस सीजी बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमको सबसे पहले समझना है कि एक चर का द्विघात समीकरण होता क्या है। इसका कुछ उदाहरण देखते हैं। तो हमारे पास कुछ उदाहरण है। 7x की घात 2 ऋण 9x धन 2, ये क्या होता है? ये एक चर का द्विघात समीकरण है। अब इसको हम एक चर का द्विघात समीकरण क्यों कह रहे हैं, देखिए। तो जैसे बोला गया यहाँ पे एक चर और यहाँ लिखा द्विघात समीकरण। सबसे पहले समझते हैं एक चर का क्या मतलब है। यहाँ देखिए हमारे पास चर सिर्फ एक ही है, x। ठीक है, बस उसका घात अलग अलग है। ठीक, यहाँ पे चर राशि क्या है? सिर्फ और सिर्फ x है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एक चर बोलते हैं। उसके अलावा लिखा है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं? एक ऐसा समीकरण जिसका अधिकतम घात कितना हो? 2 हो। तो देखिए इस समीकरण का अधिकतम घात कितना है? 2 है। यहाँ पे इसका कुछ घात नहीं, मतलब 1 है, और यहाँ पे भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसका अधिकतम घात कितना है? 2 है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं? द्विघात समीकरण। तो पूरा क्या हो गया? ये एक चर का, देखिए एक चर मतलब x का क्या हो गया? ये द्विघात समीकरण हो गया। ये इसका क्या उदाहरण है। उसके अलावा और क्या इसका उदाहरण हो सकता है? उसके अलावा हो सकता है 9x की घात 2 ऋण 3, यह भी इसका क्या होगा? एक उदाहरण होगा। ठीक, यहाँ भी देखिए अधिकतम घात कितना है? 2 है। यहाँ x है नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं, x की घात 2 होना चाहिए। या फिर एक और उदाहरण 7y की घात 2 ऋण 49, यह भी क्या होगा? ये एक चर का द्विघात समीकरण। क्या है? यहाँ पे एक चर अपने पास y है और उसका क्या घात लगा हुआ है? 2 लगा हुआ है। तो ये क्या हो जाते हैं? एक चर के द्विघात समीकरण के कुछ उदाहरण हो जाते हैं। तो उदाहरण से आप समझ गए होंगे कि एक चर का द्विघात समीकरण किसको किसको हम बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे इक्वल 0 होगा। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आते हैं। ठीक है, और इसको मिटा दें। सबसे पहले हमको समझना होगा कि एक चर के द्विघात समीकरण को ही हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे वर्ग समीकरण भी बोलते हैं। इसको क्या बोल जाता है? यहाँ पे वर्ग समीकरण। अब वर्ग समीकरण क्या है? तो आपको वर्ग समीकरण याद रखना है कि ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0। ठीक है, ये क्या होता है? एक वर्ग समीकरण होता है। यहां पे जरूरी है कि a बराबर कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि बोला गया समीकरण क्या? द्विघात समीकरण या फिर वर्ग समीकरण। तो इसका अधिकतम घात जो 2 है, मतलब x की घात जो 2 है, ये होना चाहिए। ठीक, बाकी bx हो ना हो, c हो ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो देखते हैं इसका भी उदाहरण। जैसे अपने पास पहला उदाहरण है 9x की घात 2 ऋण 3x धन 9 बराबर 0। यह क्या होगा? एक वर्ग समीकरण होगा। देखिए यहाँ पे a का मान कितना है? यहाँ पे 9 है। ठीक है, a का मान 0 नहीं हुआ, 9 है, तो ये क्या हो गया? एक वर्ग समीकरण होगा। यहाँ पे b का मान ऋण 3 है और c का मान 9 है, मतलब यहाँ पे तीनों मान अपने पास हैं। उसके अलावा दूसरा उदाहरण क्या हो सकता है? 7x की घात 2 ऋण 4। यहाँ देखिए यहाँ पे कितना है? a का मान कितना है? a का मतलब x की घात 2 वाले का मान कितना है? देखिए a का मान कितना है? 7 है। यहाँ पे bx नहीं है, मतलब b का मान है ही नहीं, तो b का मान है नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। c का मान कितना है? ऋण 4 है। उसके अलावा तीसरा, तो यह भी क्या होगा? एक वर्ग समीकरण होगा। उसके अलावा और देखें हम, यहाँ पे क्या हो सकता है? 4x ऋण 9 बराबर 0। क्या ये एक वर्ग समीकरण होगा? तो यहाँ पे देखिए x की घात 2 नहीं है और x की घात 2 नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि x की घात 2 का मान कितना हो गया? यहाँ पे 0 हो गया। ठीक, मतलब a का मान कितना हो गया? 0 हो गया। और a का मान यदि 0 हो गया तो यहाँ पे बोला क्या गया? वर्ग समीकरण किसको बोलेंगे? जहां पे a का मान 0 ना हो। ठीक, बट यहाँ पे a का मान क्या हो गया? इसमें a का मान क्या हो गया? 0 हो गया, a है ही नहीं। ठीक, तो ये एक वर्ग समीकरण नहीं होगा, मतलब घात 2 वाला कोई भी अंक नहीं है। उसके अलावा चौथा 49y की घात 2 ऋण 7 बराबर 0, ये वर्ग समीकरण होगा? तो बिल्कुल होगा। देखिए घात 2 है और उसके सामने यहाँ पे एक अंक है, मतलब a का मान कितना है? यहाँ पे 49 है, तो ये भी क्या होगा? एक वर्ग समीकरण होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि वर्ग समीकरण होता क्या है। वर्ग समीकरण में सबसे जो जरूरी बात है कि जहां पे भी घात 2 लगा हुआ है उसके सामने एक अंक होना जरूरी है। ठीक है, और यहाँ पे तो लगा ही नहीं है। ठीक, तो ये क्या होगा? नहीं होगा। इसमें लगा हुआ है तो ये भी क्या होगा? होगा। ये मेन पॉइंट है कि a का मान क्या होना चाहिए? कुछ ना कुछ होना चाहिए 0 को छोड़ करके। ठीक, उसके बाद देखते हैं दूसरा, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि वर्ग समीकरण से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा वहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ये बेसिक था।
जब तक हमसे बेसिक नहीं बनता हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा। सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन, यहाँ पे पहले टाइप का जो क्वेश्चन होता है, यहाँ बोला जाता है समीकरण को हल कीजिए। ठीक है, समीकरण को हल कीजिए, मतलब समीकरण हल करने को आता है अपने पास, या फिर इसी में ऐसा ही बोल दिया जाता है कि समीकरण के क्या ज्ञात करने हैं, हमको मूल ज्ञात करने हैं। समीकरण के मूल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, शून्यांक भी बोलते हैं, याद रखिएगा, या शून्यांक ज्ञात कीजिए। ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा कि समीकरण को हल कीजिए या फिर समीकरण के क्या ज्ञात करने, हमको मूल या फिर शून्यांक ज्ञात करने हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। ठीक, तो देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। जैसे अपने पास एक समीकरण, हमारे पास एक समीकरण है 9x की घात 2 ऋण 3x और यहाँ कितना है, ऋण 2 है। ठीक है, ये अपने पास एक क्वेश्चन हो गया। इसके क्या ज्ञात करने, हमको मूल ज्ञात करना है या फिर शून्यांक ज्ञात करना है, या फिर क्या है यहाँ पे समीकरण को हमको क्या करना है, हल करना है। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे इसका जो सॉल्यूशन है सेम होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 9x की घात 2, ये ऐसा ही रहेगा। ठीक, और यहाँ पे जो ऋण 2 है इसको भी हम ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, जो लास्ट का है, ये बीच वाले को हमको क्या कर देना है, गुणनखंड कर देना है, तोड़ देना है। इस प्रकार का टॉपिक मैं किसमें बता चुका हूँ, बहुपद वाले चैप्टर में बता चुका हूँ कि हम लोग इसको 20 से तोड़ते कैसे, गुणनखंड कैसे करते हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ क्या करना है, पहले गुणनखंड करना है। ठीक है, वह लेक्चर हम लोग कहाँ है, सबसे पहले पढ़ चुके हैं। तो उस वीडियो के लिए आप लोग आई बटन पे जा सकते हैं। ठीक है, तब तक ले आगे देखिए, यहाँ देखिए कितना 3x है, ऋण 3x। इसको ऐसे तोड़ना है कि 9 दूनी कितना हुआ 18, भाई 9 और 2 का गुणा कर लेंगे, 9 दूनी कितना हो रहा है 18। तो ऋण 3x को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर हमको कितना मिलना चाहिए, 18 मिलना चाहिए, ऋण 18, और जोड़ने पर ऋण 3x मिलना चाहिए। तो किससे टूट जाएगा, देखिए ऋण 6x और धन 3x। देखिए 6 और 3 का गुणा करूंगा 18 आएगा, जोड़ूंगा दोनों को तो कितना आएगा, 3x आ जाएगा। उसके आगे 9x की घात 2 ऋण 6x धन 3x ऋण 2, इसको हम लोग अलग कर लेंगे। अब क्या होगा यहाँ से, देखिए 9 और 6, ठीक है, ये दोनों के दोनों किसके गुणा है, किसके गुणा में आते हैं, दोनों 3 के गुणा में आते हैं। तो मैं यहाँ से क्या कर लूंगा, 3 बाहर करूंगा, दोनों में x है तो यहाँ पे x भी बाहर हो जाएगा। बचा क्या यहाँ पे, देखिए 3 तिया होता है 9, तो 3 और बचा क्या यहाँ पे x, 3x ऋण कितनी बार में जाएगी, 3 दूनी है ना, x तो बाहर हो चुका है तो 3 दूनी 3x ऋण 2। ऐसे ही धन, यहाँ से क्या बाहर होगा, कुछ नहीं, मतलब 1 बाहर कर दीजिए, तो 3x ऋण 2 ये हो गया। अब देखिए 3x ऋण 2, 3x ऋण 2 दोनों सेम है, तो हम इसको अलग कर लेंगे, 3x ऋण 2 एक बार, और बचा क्या 3x धन 1, तो इसको लिख दीजिए 3x धन 1। इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ तक क्या हुआ, ये गुणनखंड करना हुआ है। ठीक है, हम लोग इस प्रकार से कर चुके हैं बहुपद वाले चैप्टर में। यहाँ तक क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ अभी गुणनखंड हुआ है, मूल या फिर शून्यांक ज्ञात नहीं हुआ है, ना तो समीकरण हल हुआ है। अब इसके हमको मूल ज्ञात करने, किस प्रकार से करेंगे, एक चीज यहाँ पे मिस हो गया भैया, यहाँ पे इक्वल 0 होता है समीकरण में, है ना, यहाँ इक्वल क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब आगे देखिए, आगे क्या कर देंगे, यहाँ पे मैं या तो इसके इक्वल को 0 मानूंगा या फिर इसके इक्वल को क्या मान लूंगा, 0। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं, 3x ऋण 2 बराबर 0, या 3x धन 1 बराबर 0, 3 धन 1 बराबर 0। ठीक, या तो इसका वैल्यू 0 या फिर उसका वैल्यू 0, मतलब दोनों में से किसी एक का वैल्यू 0 कर देंगे। उसके बाद ऋण 2 को उधर लेके जाएंगे, कितना हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू ऋण 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, धन 2 हो जाएगा, या फिर 3x है, ठीक है, धन 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऋण 1 हो जाएगा। और आगे देखिए x बराबर क्या मिलेगा हमको, 3 इधर क्या है, गुणा में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग, तो कितना मिल जाएगा, 2/3, ये x का मान मिला हमको। ऐसे ही या x बराबर यहाँ क्या मिलेगा, ऋण 1, 3 इधर गुणा में, इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग बटे 3। इस प्रकार से इसको अपन बोलते हैं अल्फा, और ये क्या होता है अपने पास बीटा। ये अल्फा और ये बीटा दोनों क्या होंगे, समीकरण के मूल होंगे, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समीकरण के शून्यांक भी बोलते हैं। तो अपने पास ये मूल या फिर शून्यांक मिल जाते हैं। 2 मूल या शून्यांक है, जिसको अल्फा और दूसरे को बीटा बोलेंगे। ठीक, तो वर्ग समीकरण के हमको 2 मूल मिलते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। ठीक, कभी कभी दोनों एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, समीकरणों के मूल ज्ञात करते हैं। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए।
अब समीकरणों के मूल ज्ञात करने से रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो सीजी बोर्ड में पिछले साल में पूछा गया है, ठीक है, और इस साल पूछा जा सकता है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है 6x की घात 2 धन 7x धन 2 बराबर 0। इसका भी हमको क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण का गुणनखंड करते हैं। तो देखिए गुणनखंड करते हैं किस प्रकार से। ये कितना है 6x की घात 2 धन, इसको ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ पे धन कितना है 2 बराबर 0। ठीक, सबसे पहले हम क्या करते हैं आपको भी पता है, 7x को ऐसे तोड़ेंगे कि गुणा करने पर देखिए 6 और 2 को गुणा करेंगे कितना आएगा 12। तो 7x का गुणा करने पर हमको कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए, मतलब इसको इस प्रकार से तोड़ना है और जोड़ने पर 7x आना चाहिए। तोड़ देंगे, देखिए किसमें 4x धन 3x, देखिए 4 और 3 का गुणा करेंगे कितना आएगा 12 आएगा, जो कि 6 और 2 के गुणा करने से आ रहा है। 4 और 3 को जोड़ने पर कितना आएगा 7 आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हम तोड़ लिए। अब क्या करना है आगे, इसको लिखेंगे 6x की घात 2 धन 4x, ये अलग कर देंगे, फिर उसकी इधर 3x धन 2, ये भी अलग कर देंगे। इक्वल क्या हो गया अपने पास, यहाँ 0 हो गया। 6 और 4 दोनों किसके गुणा है, 6 और 4 दोनों 2 के गुणा है, तो यहां से क्या बाहर हो जाएगा 2 बाहर हो जाएगा और x भी बाहर हो जाएगा। बचा क्या यहाँ पे 2 3 6, मतलब यहाँ बच जाएगा 3x, फिर धन क्या बाहर बचा यहाँ पे, अब 2x तो बाहर हो गया, बचा कितना यहाँ पे 2। वैसे यहाँ पे निकालें, क्या निकलेगा यहाँ पे धन कुछ नहीं निकलेगा, मतलब 1 निकल जाएगा। बचा कितना 3x धन 2 बराबर 0। अब देखिए 3x धन 2 3x धन 2 दोनों सेम है, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम 3x धन 2 और इधर लिख देंगे कितना 2x धन 1, तो 2x धन 1 बराबर क्या हो गया 0। इसको और आगे सॉल्व करते हैं, तो आगे क्या होगा देखिए 3x धन 2 बराबर 0 कर लेंगे, 3x धन 2 बराबर 0, या फिर क्या होगा 2x धन 1 बराबर 0, तो यहाँ लिखेंगे 2x धन 1 बराबर 0 इस प्रकार से। और आगे तो क्या हो जाएगा 3x बराबर ऋण 2, या फिर भाई 2 उधर गया तो ऋण हो गया, यहाँ कितना लिखेंगे 2x बराबर धन 1 इधर है, उधर जाके क्या हो जाएगा ऋण 1 हो जाएगा। उसके बाद x बराबर क्या मिलेगा हमको ऋण 2/3 योग अल्फा, या फिर क्या हो जाएगा x बराबर यहाँ पे ऋण 1/2, ये क्या हो जाएगा अपने पास ये बीटा, ये हुआ अल्फा और ये क्या हो गया यहाँ पे बीटा। ये दोनों के दोनों क्या ज्ञात हो गए हमको, इस समीकरण के मूल, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे इसके शून्यांक बोलेंगे। तो इस प्रकार से यह समीकरण भी क्या हुआ हल हुआ। तो अब आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि समीकरणों के मूल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है या फिर शून्यांक किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि समीकरणों के मूलों का योग और समीकरणों के मूलों का गुणनखंड हम किस प्रकार से करते, गुणनखंड नहीं गुणनफल किस प्रकार से करते हैं, क्योंकि समीकरणों के मूलों का योग और समीकरण के मूलों का गुणनफल क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, तब तक के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू।